हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू शिक्षा चैम्बर। आज की इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करने वाले हैं ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट का सेक्शन 6, जो कि बात करता है व्हाट मे बी ट्रांसफर्ड। सेक्शन 6 को शुरू करने से पहले मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और अगर आपको इस वीडियो के दौरान कोई डाउट है तो वो आप कमेंट सेक्शन के अंदर जाकर लिख दीजिएगा, हम ज़रूर उसका रिप्लाई करेंगे। और ज़्यादा से ज़्यादा अगर ये वीडियो आपके लिए इन्फॉर्मेटिव रहती है तो अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो अभी हम शुरू करते हैं सेक्शन 6। सेक्शन 6 जो है वो बात करता है ट्रांसफरेबिलिटी ऑफ प्रॉपर्टी के बारे में। यानी कि सेक्शन 6 के अंदर हम पढ़ेंगे कि कौन कौन सी प्रॉपर्टी को ट्रांसफ़र किया जा सकता है एज़ पर दी ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट। लेकिन जो सेक्शन 6 है उसके अंदर कुछ एक्सेप्शंस भी दी गई हैं कि कौन कौन सी ऐसी प्रॉपर्टीज़ हैं जो कि क्या है, ट्रांसफ़र नहीं की जा सकती। सेक्शन 6 जनरल रूल के अंदर तो बताता है कि प्रॉपर्टी ऑफ एनी काइंड में भी ट्रांसफर, यानी कि किसी भी काइंड की प्रॉपर्टी, चाहे वो टेंजिबल है, इंटेंजिबल है, मूवेबल है, इमूवेबल है, वो क्या होंगी, सारी की सारी ट्रांसफ़र की जा सकती हैं अगर इस एक्ट के थ्रू क्या है, प्रोहिबिट नहीं किया गया है उस प्रॉपर्टी का ट्रांसफ़र, या फिर किसी और एक्ट के थ्रू प्रोहिबिट नहीं किया गया है जो कि टाइम बिंग इन फोर्स है। ठीक है, तो लेकिन इसकी एक्सेप्शंस भी हैं जो कि हम ए से लेकर आई तक टोटल 10 एक्सेप्शंस हैं, और इसके अंदर एक अमेंडमेंट के थ्रू डी के बाद डबल डी एक एक्सेप्शन और ऐड कर दी गई थी। तो ये टोटल 10 एक्सेप्शंस हो गई ए से लेकर आई तक की, जो कि हम एक एक करके अभी डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहले एक इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि सेक्शन 6 जो है वो एक मैगज़िम के ऊपर बेस्ड है। तो चलिए देखते हैं सबसे पहले वो मैगज़िम क्या है। तो ये मैगज़िम है एलिनेशन री पेरिफेटर जुरी एक्सटेंडी। इसका मीनिंग क्या है कि लॉ फेवर करता है एलिनेशन को, ना कि एक्यूमुलेशन को। लॉ फेवर्स एलिनेशन एंड नॉट एक्यूमुलेशन। अब यहाँ दो वर्ड आ गए, एलिनेशन और एक्यूमुलेशन। तो ये दोनों वर्ड्स का मीनिंग देख लेते हैं। सबसे पहले एलिनेशन क्या होता है, जो ऑनर होता है प्रॉपर्टी का, उसके थ्रू कोई वॉलंटरली एक्ट किया जाता है अपनी प्रॉपर्टी को डिस्पोज ऑफ करने के लिए, सोल्ड करने के लिए, या फिर ट्रांसफ़र करने के लिए बाय वन पर्सन टू अनदर लिविंग पर्सन। तो उस एक्ट को हम बोल देते हैं एलिनिएशन। और एक्यूमुलेशन को अगर हम देखें तो इसको इकोनॉमी से जोड़कर हम देख सकते हैं, रिलेट करते हैं। इसका मतलब होता है टू कलेक्ट और इंक्रीज द अमाउंट ऑफ समथिंग। तो जो ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट के अंदर सेक्शन 6 के ऊपर जो एक मैक्सिम दी गई है, उसका मीनिंग यही है कि लॉ फेवर करता है एलिनिएशन को, ना कि एक्यूमुलेशन को। ठीक है, अब बढ़ते हैं हमारी इससे पहले इस मैगज़ीन को याद रखने का एक बहुत ही अच्छा तरीका भी है। जैसे एलिनेशो रेफ़र करता है एलिनिएशन को, ठीक है। और पेरिफेटर जो है वो टर्म प्रेफर कर, उसका मतलब होता है प्रेफर, ठीक है। और जूरी का मतलब होता है लो, और जो हमारी लास्ट टर्म है उसका मतलब हो जाएगा एक्यूमुलेट। तो इस तरीके से भी इस मैगज़ीन को और इसकी मीनिंग को याद किया जा सकता है। अब हम बढ़ते हैं हमारी एक्सेप्शंस के ऊपर। सबसे पहले हम डिस्कस करने वाले हैं फर्स्ट एक्सेप्शन, जो ए पॉइंट के अंदर दे रखी है सेक्शन 6 में। देखिए, सेक्शन 6 के अंदर 10 एक्सेप्शंस दी गई हैं, जो कि हमने ऑलरेडी देख लिया है कि ए से लेकर आई तक की एक्सेप्शंस दे रखी हैं, अल्फ़ाबेटिकली चल रही हैं। ये ए से डी तक बिल्कुल स्ट्रेट हैं। उसके बाद एक अमेंडमेंट के थ्रू डबल डी ऐड कर दिया गया था, और उसके बाद फिर से कंटिन्यू हो रही है ये ई से लेकर आई तक के अल्फ़ाबेट से। ठीक है, देखते हैं सबसे पहली एक्सेप्शन, जो कि है स्पेस सक्सियोनिस। इसका मतलब क्या होता है, मेयर पॉसिबिलिटी ऑफ गेटिंग सर्टेन प्रॉपर्टीज़ इन फ्यूचर। तो चलिए पढ़ते हैं, यहाँ क्या लिखा हुआ है। द चांस ऑफ एन एयर अपेरेंट सक्सीडिंग टू एन एस्टेट, द चांस ऑफ रिलेशन obtaining a legacy on the date of a kinsman or any other mere possibility of like nature cannot be transferred। यानी कि जो फर्स्ट पॉइंट ए है वो बता रहा है कैसे इसको समझते हैं। इसके लिए हमने एक कॉमन टर्म दे दी है, जो कि हमने अभी पढ़ा था, स्पेस सक्सियोनिस। जिसने हिंदू लॉ पढ़ रखा है उनको पता होगा कि हिंदू लॉ के अंदर हेयरशिप और सक्सेशन राइट्स का एक कंसेप्ट दिया गया है, जिसका मतलब होता है कि अगर किसी की डेथ हो गई, किसी फैमिली मेम्बर की, तो उसके नाम पर जो प्रॉपर्टी थी वो आगे उसके एयर्स को चली जाएगी। उसी से रिलेटेड है स्पेस सक्सियोनिस, जिसको समझने के लिए हम डिस्कस करेंगे एक एग्जाम्पल।
जैसे समझ लो कि मिस्टर एक्स है कोई, वो क्या है, एक एस्ट्रोलॉजर के पास जाता है जो कि है मिस्टर ए। ठीक है, और जो मिस्टर ए है वो प्रिडिक्ट करता है कि आपकी ना, जो मिस्टर एक्स, आपकी तो 2 हफ्तों के अंदर अंदर मतलब मृत्यु होने वाली है। यहाँ ये सिर्फ हम एग्जाम्पल के लिए यूज़ कर रहे हैं, हमारा कोई भी मतलब मोटिव किसी की इंटेंट मतलब किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाना बिल्कुल भी नहीं है। तो हम सिर्फ इसको एक प्रैक्टिकली इसको समझने की कोशिश ही करेंगे यहाँ। ठीक है, मिस्टर एक्स जाता है एस्ट्रोलॉजर के पास, वो बोलता है कि आपकी 2 हफ्तों के अंदर क्या हो जाएगी, डेथ हो जाएगी, आपका एक एक्सीडेंट होगा, आप उसमें मृत्यु हो जाएगी आपकी। अब देखो यहाँ क्या हो जाएगा, जो मिस्टर एक्स है वो एक बिजनेसमैन था, उसका आगे सन है। अब अगर मिस्टर एक्स की डेथ हो जाती है, मान लो कि वो मर जाते हैं, तो उनका जो बिजनेस है वो उसके सन को मिल जाएगा। ठीक है, यहाँ सन के पास पॉसिबिलिटी तो है ना कि वो जो बिजनेस उसके पापा हैंडल कर रहे थे मिस्टर एक्स, वो उसके हाथों में आने वाला है। ठीक है, लेकिन यहाँ कोई श्योरिटी नहीं है, सिर्फ और सिर्फ पॉसिबिलिटी है उस चीज़ को कि उसके सन के पास आ जाएगी। और ऐसे में अगर उसका सन क्या करता है, आगे किसी को वो बिजनेस में मतलब पार्टनर्स वगैरह बना रहा है, तो ऐसी चीज़ें जो राइट्स दे रहा है किसी और को उस बिजनेस के ऊपर, तो ये जो ट्रांसफ़र हुआ है ना सन के थ्रू राइट्स वगैरह का, इसको वैलिड नहीं मानता है ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट का सेक्शन 6 की फर्स्ट एक्सेप्शन। वो कहती है कि ऐसा ट्रांसफ़र वॉइड है, क्योंकि हो सकता है कि मिस्टर एक्स मरे ही ना, या फिर मरने से पहले वो क्या कर जाए, अपनी जो पूरा बिजनेस है वो किसी ट्रस्ट के नाम कर जाएं। ठीक है, ऐसा भी तो हो सकता है ना। तो यहाँ ज़रूरी नहीं है कि अगर हमें लग रहा है कि सक्सेशन के बाद किसी हेयर को प्रॉपर्टी जानी होगी, ठीक है, तो वो अगर बिना उस प्रॉपर्टी को उसके नाम हुए, पहले ही ये सोच के कि मेरे पास पॉसिबिलिटी है कि ये मेरे पास ही आएगी, उसको आगे ट्रांसफ़र कर रहा है, तो ऐसे ट्रांसफ़र क्या है, वैलिड नहीं होंगे। ये एक मैक्सिम के ऊपर बेस्ड है जो कि है नेमो डेट क्विट नॉन हैबिट। इसका मतलब ये है कि नो वन गिव्स वट ही डज नॉट हैव, यानी कि कोई भी कोई ऐसी चीज़ दे ही नहीं सकता जो उसके पास एट प्रेजेंट है ही नहीं। अब देखो यहाँ सन के पास वो बिजनेस के ऊपर कोई राइट था ही नहीं, तो जब उसके पास राइट है ही नहीं तो वो आगे किसको दे देगा। तो यहाँ हमने कहा था कि ये क्या हो जाएगा, वर्ड ट्रांसफ़र होगा। ठीक है, अब जो प्रॉपर्टी ऐसी प्रॉपर्टीज़ फिर क्या है, ट्रांसफ़र भी नहीं होगी। ठीक है, लेकिन इसके अंदर ये 3 पॉइंट जो अभी हमने देखे थे ना, एयर एपरेंट और चांस ऑफ लेगेसी और अदर सिमिलर पॉसिबिलिटी ऑफ अदर सिमिलर नेचर, ये वही इसी पॉइंट से हमने ये तीनों पॉइंट समझे हैं। अब चांस टू गेट एस्टेट बाय सक्सेशन कैसे, अब उनको लगता है, जैसे कि हम एक फैमिली का एग्जांपल लेते हैं, लॉ के थ्रू हिंदू लॉ में बता रखा है कि ये हेयर्स होते हैं इस बंदे के, फर्स्ट क्लास के, सेकंड क्लास के, ऐसे ऐसे करके। अब उनको लगता है कि मान लो उनको लगेगा कि उनके अगर कर्ता की डेथ हो गई तो वो प्रॉपर्टी तो आगे उनको ही आनी है, तो पहले ही वो ट्रांसफ़र वगैरह कर लेते हैं, पहले ही कहीं जाके सोल्ड कर देते हैं। तो ऐसा ट्रांसफ़र क्या है, वर्ड होगा, वैलिड नहीं होगा। सेम ऐसा ही है कि अगर लेगेसी के थ्रू किसी को वो मतलब चांस है कि उसके तो बेटा है ही नहीं, उसको सर्वेंट को मतलब कोई 2 व्यक्ति हैं, एक बूढ़े आदमी की देखरेख के लिए एक उसके घर पे सर्वेंट रहता था। अब सर्वेंट को पता है कि इसका तो बेटा है ही नहीं, जब ये आदमी मरेगा तो ये प्रॉपर्टी मुझे देगा, यानी कि जो उसकी विरासत है वो मुझे ट्रांसफ़र हो जाएगी। तो उसके पास भी पॉसिबिलिटी चांस था कि उसको आएगी। ठीक है, तो ऐसे केसेस के अंदर भी क्या होगा, अगर वो सर्वेंट पहले ही कोई कॉन्ट्रैक्ट वगैरह कर आता है किसी और के साथ उस प्रॉपर्टी को सोल्ड आउट करने का, तो भी वो क्या हो जाएगा, वॉइड होगा, क्योंकि ऐसी कुछ भी चीज़ें आप नहीं ट्रांसफ़र कर सकते। ठीक है, जो आपके पास है ही नहीं, आपका है ही नहीं, आप उसको कैसे आगे ट्रांसफ़र कर सकते हो। तो ये थी हमारी सेक्शन 6 की फर्स्ट एक्सेप्शन। अब हम देखते हैं सेकंड एक्सेप्शन। हमारी जो सेकंड बी एक्सेप्शन है वो ये है कि अ मेयर राइट ऑफ री एंट्री फॉर ब्रीच ऑफ अ कंडीशन सब्सिक्वेंट कैन नॉट बी ट्रांसफर टू एनी वन एक्सेप्ट ऑफ द प्रॉपर्टी अफेक्टेड देयर बाय। तो अब इसका क्या मतलब है, सबसे पहले तो हमें मीनिंग समझना होगा कि राइट ऑफ री एंट्री का मतलब क्या होता है।
तो देखो इसका मीनिंग है कि आपके पास राइट है कि आप अपनी प्रॉपर्टी का पोजेशन क्या कर सकते हो, रिज्यूम कर सकते हो। कैसे? when a person gives the possession of the property to another and after some times he is entitled to get it back, then his right to take back the possession is called right of re-entry। अब इसको एक एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। जैसे कि ए ने बी को लीज के लिए लीज के ऊपर प्रॉपर्टी दे दी थी, 3 साल की उनके अंदर कॉन्ट्रैक्ट हुआ था कि मैं 3 साल के लिए तुझे रहने को अपना घर देता हूँ। अब जैसे ही 3 साल एक्सपायर होंगे, अब जो ए है उसके पास राइट है कि वो बी से अपनी प्रॉपर्टी क्या लेगा, वापस ले लेगा, रिज्यूम कर लेगा अपनी प्रॉपर्टी को। ठीक है, तो इसको बोलते हैं राइट ऑफ री एंट्री। ये राइट्स किसके पास है? सिर्फ और सिर्फ ए के पास है। अब अगर ए कहे कि मैं क्या कर देता हूँ, अब खुद ना लेकर उस प्रॉपर्टी को सी को बोल देता हूँ कि भाई ये प्रॉपर्टी तू ले ले, तो वो जो उसका राइट है ना ए का, बिना ऑनरशिप ट्रांसफ़र किए वो सी को ये राइट नहीं दे सकता, राइट ऑफ री एंट्री का। यही बात करती है हमारी एक्सेप्शन सेकंड। इसको एक एग्जांपल से समझते हैं। जैसे कि ए ने बी को लीज के लिए दे दिया और कंडीशन लगा दी कि आप क्या करोगे, उसके ऊपर कोई कंस्ट्रक्शन नहीं करोगे, यानी कि जैसी है, जैसी मैंने आपको दी है वैसी ही आप मुझे वापस लौटाओगे। लेकिन बी क्या करता है, बी ज़्यादा शाना बनता है। बी पहले उससे प्रॉपर्टी ले लेता है, उसके बाद कहता है इसको बड़ा पता चला है ये कौन सा यहाँ रहता है, उसके ऊपर एक एक्स्ट्रा रूम कंस्ट्रक्ट कर लेता है। अब जैसे ही ए को पता चलता, अब ए के पास तो राइट है कि वो रिज्यूम कर लेगा उस प्रॉपर्टी को, है ना, उसके पोजेशन को, राइट ऑफ री एंट्री है ए के पास। लेकिन ए क्या कहता है कि चल उसने कर लिया, अब तू रहने दे सी, तू जा और जाकर क्या कर ले, उस प्रॉपर्टी का पोजेशन ले ले उस। और सी ए क्या करता है, ऐसे सी को ऑर्डर दे देता है, ठीक है, लेकिन सी को कोई ऑनरशिप ट्रांसफ़र नहीं करता। यहाँ सिर्फ और सिर्फ ए के पास राइट था कि वो री एंट्री ले सकता था उस प्लॉट के अंदर, लेकिन ए ने वो क्या कर दिया, सी को ट्रांसफ़र कर दिया। तो ये जो ए सी को ट्रांसफ़र कर रहा है ना अपना राइट, वो भी क्या है, वैलिड नहीं होगा, वो वर्ड होगा। इसको कौन प्रोहिबिट कर रहा है, इसको प्रोहिबिट कर रहा है सेक्शन 6। सेक्शन 6 बात कर रहा है कि अगर आपने राइट ऑफ री एंट्री को ट्रांसफ़र कर दिया तो आपका क्या हो जाएगा, वो वॉइड ट्रांसफ़र हो जाएगा, वो ट्रांसफ़र वैलिड नहीं रहेगा। अब देखते हैं हमारी थर्ड एक्सेप्शन। सी पॉइंट हमें बता रहा है कि एन ईजमेंट कैन नॉट बी ट्रांसफर्ड अपार्ट फ्रॉम द डोमिनेंट हेरिटेज। अब इस एक्सेप्शन को समझने से पहले तो हमें ये पता होना चाहिए कि ईजमेंट क्या होता है, डोमिनेंट हेरिटेज क्या होता है और सर्विएंट हेरिटेज क्या होता है। तो जब हमने लिमिटेशन एक्ट किया था तो हमने इन तीनों टर्म्स का मीनिंग समझा था, लेकिन कोई बात नहीं, हम यहाँ पे भी इनको समझेंगे क्योंकि ये बार बार आगे जाकर भी रिपीट होने वाले हैं। तो ईजमेंट इज़ अ राइट फॉर बेनिफिशियल एंजॉयमेंट ऑफ लैंड एंड इट इज़ एक्सरसाइज्ड अपॉन द लैंड ऑफ अनदर पर्सन। यानी कि ईजमेंट एक ऐसा राइट है जो कि क्या करता है, कोई पर्सन अपनी लैंड के ऊपर नहीं बल्कि अपनी लैंड के साथ जुड़ी हुई जो लैंड होती है, किसी अदर पर्सन की लैंड के ऊपर अपनी लैंड के एंजॉयमेंट के लिए उसको यूज़ करता है, किसी अदर पर्सन की लैंड को यूज़ करता है, उसको हम ईजमेंट्री राइट बोल देते हैं। इसके अंदर दो टर्म्स होती हैं, डोमिनेंट हेरिटेज जो उस पर्सन की खुद की प्रॉपर्टी होती है जिसका वो एंजॉयमेंट चाहता है, और सर्विएंट हेरिटेज वो प्रॉपर्टी होती है जिसके अंदर वो अपनी प्रॉपर्टी के एंजॉयमेंट के लिए, जिसकी प्रॉपर्टी के ऊपर वो राइट एक्सरसाइज कर रहा है, वो वाली प्रॉपर्टी होगी सर्विएंट हेरिटेज। डोमिनेंट हेरिटेज के लिए हम यूज़ करेंगे प्रॉपर्टी फॉर हुज बेनिफिशियल एंजॉयमेंट राइट एक्सरसाइज्ड होते हैं, ठीक है। और सर्विएंट हेरिटेज वो प्रॉपर्टी होगी, प्रॉपर्टी अपॉन विच इट एक्सरसाइज, जिस प्रॉपर्टी के ऊपर उन राइट्स को एक्सरसाइज किया जा रहा है वो प्रॉपर्टी कौन सी हो जाएगी, सर्विएंट हेरिटेज हो जाएगी। इसको समझते हैं एक एग्जाम्पल के थ्रू। अब यहाँ क्या है, ए का प्लॉट है और उसी के बिल्कुल साथ क्या है, बी का प्लॉट है, दोनों जुड़े हुए प्लॉट्स हैं। अब जो बी सिर्फ एक ही रास्ता जाता है, वो ए के प्लॉट के तो बिल्कुल सामने से गुजरता है, लेकिन बी को अगर जाना है तो वो किससे होकर जाएगा, ए के प्लॉट में से जाएगा, क्योंकि मतलब हर तरफ क्या है, पानी ही पानी है और सिर्फ एक रास्ता है जाने के लिए, एक पुल है। अगर क्या करता है बी, अब बी के ए के प्लॉट में से निकल रहा है, अब उसने जो एक वे ले लिया ए के प्लॉट में से गुजरने का, वो उसका क्या हो जाएगा, ईजमेंट्री राइट हो जाएगा, क्योंकि बी और जो बी की खुद की प्रॉपर्टी है वो हो जाएगी डोमिनेंट हेरिटेज। ए की प्रॉपर्टी के ऊपर उसने राइट एक्सरसाइज कर दिया तो वो हो जाएगी सर्विएंट हेरिटेज, यानी कि अपनी प्रॉपर्टी के एंजॉयमेंट के लिए ए के प्लॉट में से बी गुजरता है
तो वो क्या हो जाएगा, उसका ईजमेंट्री राइट हो जाएगा। अब ईजमेंट्री राइट्स कह रहे हैं, एक्सेप्शन थर्ड हमारी बोल रही है कि वो ट्रांसफ़र नहीं किए जा सकते। ठीक है, ईजमेंट्री राइट्स आर नॉट ट्रांसफरेबल बिकॉज दे आर कनेक्टेड टू द प्रॉपर्टी नॉट टू द पर्सन। अब ईजमेंट्री राइट्स ट्रांसफ़र नहीं किए जा सकते क्योंकि वो कनेक्टेड होते हैं प्रॉपर्टी के साथ, ना कि किसी पर्सन के साथ। अब अगर बी चाहे कि मैं सी को भी यहाँ से निकलने के लिए बोल देता हूँ, तो वो ऐसा नहीं कर सकता। ठीक है, अगर वो सी को वो ईजमेंट्री राइट ट्रांसफ़र करना चाहता है तो उसको अपनी डोमिनेंट हेरिटेज भी ट्रांसफ़र करनी होगी। बिना अपनी डोमिनेंट हेरिटेज ट्रांसफ़र किए अगर वो ईजमेंट्री राइट उसको ट्रांसफ़र कर रहा है सी को, तो वो कैसा हो जाएगा, वो वर्ड हो जाएगा, वो वैलिड नहीं होगा। ठीक है, तो अब हम देखते हैं हमारी फोर्थ एक्सेप्शन, जो कि बात कर an interest in property restricted in its enjoyment to the owner personally cannot be transferred by him। अब ये क्या बोल रही, पहले तो हम इस एक्सेप्शन को हेडिंग देंगे रिस्ट्रिक्टेड इंटरेस्ट। इसके अंदर पहले तो ये समझना होगा कि ये रिस्ट्रिक्टेड इंटरेस्ट क्या होते हैं। सच इंटरेस्ट्स आर क्रिएटेड इन फेवर ऑफ द पर्सन ओनिंग टू हिज पर्सनल क्वालिफिकेशन, यानी कि वो ऐसे राइट्स होते हैं जो किसी पर्सन ने एक्वायर्ड किए हैं अपनी पर्सनल क्वालिफिकेशन के बेस के ऊपर। तो वो क्या करते हैं, दूसरे पर्सन को उसकी राइट्स को यूज़ करने के लिए रिस्ट्रिक्ट कर रहे होते हैं। ठीक है, तो ऐसे कौन से हो सकते हैं, पुजारी, मंद, उनके जो राइट्स होते हैं। अब इसको एक और अच्छे एग्जाम्पल के साथ हम समझते हैं, जैसे टीचर्स के राइट हो जाते हैं टू टीच स्टूडेंट्स। अब क्या कर दिया, किसी पर्सन ने टीचिंग का एग्ज़ाम क्वालिफाई किया, वो अपने बेस के ऊपर किया। अब उसी के पास राइट है कि वो जाके आगे बच्चों को पढ़ाएगा। लेकिन क्या करता है, फॉर एग्ज़ाम्पल अब ए ने टीचिंग एग्ज़ाम क्वालिफाई किया था। अब ए बी को बोलते हैं तू मेरा बेस्ट फ्रेंड है, मेरे को तो सिर्फ एग्ज़ाम क्लियर करने तक ही मतलब था, अब आगे जा, तू जाके करवा टीचिंग, मैंने तेरे लिए एग्ज़ाम क्वालिफाई कर दिया। ठीक है, तो ऐसा नहीं हो सकता। अगर ऐसे वो कोई ट्रांसफ़र कर रहा है अपने इंटरेस्ट को, तो वो क्या हो जाएगा, वो भी वॉइड हो जाएगा, उसको अलाउ नहीं करता है सेक्शन 6 की एक्सेप्शन डी। ठीक है, अब हम पढ़ते हैं हमारी नेक्स्ट एक्सेप्शन, जो कि है डबल डी, जिसको अमेंडमेंट 1929 के अमेंडमेंट के थ्रू ऐड किया गया था। सबसे पहले हम बेयर एक्ट से देखते हैं कि ये एक्सेप्शन क्या बोल रही है। A right to future maintenance in whatsoever manner arising, secured or determined cannot be transferred। यानी कि राइट टू फ्यूचर मेंटेनेंस जो है वो भी ट्रांसफ़र नहीं किया जा सकता। अब क्वेश्चन अराइज होता है कि क्यों नहीं किया जा सकता। देखो, जो राइट टू रिसीव मेंटेनेंस है वो एक पर्सनल राइट है जो किसी स्पेसिफिक पर्सन को उसके बेनिफिट्स को ध्यान में रखकर दिया जाता है। ठीक है, तो फ्यूचर जो मेंटेनेंस का राइट है वो ट्रांसफ़र नहीं किया जा सकता, डबल डी एक्सेप्शन हमें बता रही है। लेकिन इसके अंदर क्या है, पास्ट मेंटेनेंस के राइट्स को ट्रांसफ़र किया जा सकता है। सिर्फ फ्यूचर मेंटेनेंस का राइट ट्रांसफ़र नहीं किया जा सकता, पास्ट मेंटेनेंस के राइट्स को क्या किया जा सकता है, ट्रांसफ़र किया जाता है। ठीक है, तो इसके अंदर याद रखने के लिए सिर्फ इतना ही था कि फ्यूचर मेंटेनेंस को के राइट्स को ट्रांसफ़र नहीं किया जा सकता। अब हम बढ़ते हैं हमारी नेक्स्ट एक्सेप्शंस के ऊपर। अब हमारी नेक्स्ट एक्सेप्शन है जो वो बोल रही है अ मेयर राइट टू स्यू कैन नॉट बी ट्रांसफ़र। यानी कि आपके पास राइट टू स्यू है तो आप किसी और को वो अपना राइट क्या नहीं कर सकते, ट्रांसफ़र नहीं कर सकते। इसके अंदर क्या है, अनलिक्विड डैमेजेस के लिए अगर आपको कोई सूट फाइल करना है, स्यू करना है किसी को, तो आपको खुद जाकर वो स्यू करना पड़ेगा, किसी और को आप वो राइट ट्रांसफ़र नहीं कर सकते कि आप जाइए और मेरी जगह क्या कीजिए, उनको मतलब स्यू करके आइए, ऐसा कुछ नहीं हो सकता। अगर ए ने बी के अगेंस्ट कोई नेग्लिजेंट एक्ट कर दिया तो अब बी का ही राइट है कि वो जाके उसको स्यू करेगा। वो बी सी को नहीं बोल सकता कि जा तू जाके ए के अगेंस्ट सू कर उसको और क्या अगर डैमेजेस क्लेम कर ले। अगर ऐसा करता है तो वो क्या हो जाएगा, वो वॉइड हो जाएगा, वो वैलिड नहीं होगा। और हमारा जो नेक्स्ट एक्सेप्शन है वो है पब्लिक ऑफिस कैन नॉट बी ट्रांसफर्ड नॉर कैन द सैलरी ऑफ अ पब्लिक ऑफिसर वेदर बिफोर और आफ्टर इट हैज़ बिकम पेबल। यानी कि जो पब्लिक ऑफिस या फिर जो सैलरी है जो पब्लिक ऑफिसर्स के थ्रू उनको मिल रही है,
वो क्या है, वो भी ट्रांसफ़र नहीं की जा सकती, ठीक है, क्योंकि वो पर्सनल क्वालिफिकेशन के ऊपर बेस्ड होती है। और ये भी जो ये कंसेप्ट है ना, ये ट्रांसफ़र नहीं किया जा सकता पब्लिक ऑफिस को और सैलरी को, ये किसके ऊपर, एक पब्लिक पॉलिसी के प्रिंसिपल के ऊपर ये बेस्ड करता है, ठीक है। अब हमारे पास आता है हमारा नेक्स्ट पॉइंट, जो कि है जी, जिसके अंदर बता रखा है स्टाइपेंड्स एंड पेंशन्स। ये दोनों चीज़ों के कंसेप्ट दे रखे हैं। स्टाइपेंड्स ऑल allowed to military, naval, air force and civil prisoners of the government and political pensions cannot be transferred, यानी कि ये भी ट्रांसफ़र नहीं की जा सकती। अब क्यों नहीं ट्रांसफ़र, मतलब ऐसे तो फिर अगर कोई जा रहा है, देखो कोई गुड्स परचेज करने गया, ठीक है, कोई मॉल के अंदर गया, अब वो तो फिर यहाँ जाकर ये ना बोलेगा कि भाई मेरे पास तो राइट है कि मैं मतलब इन इन डिपार्टमेंट से बिलोंग करता हूँ और मेरे को ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट के सेक्शन 6 ने बता रखा है कि एक्सेप्शन जी ने बता रखा है कि भैया मैं अपनी सैलरी क्या नहीं कर सकता, ट्रांसफ़र नहीं कर सकता, ठीक है। तो फिर ऐसे इस केस के अंदर क्या होगा, तो इसका मतलब ये नहीं है कि आपके पास वो सैलरी आ गई उसके बाद भी आप ट्रांसफ़र नहीं कर सकते, आप कर सकते हो, ठीक है, आप ऐसी ट्रांजैक्शंस कर सकते हो, लेकिन आप क्या नहीं कर सकते, आप किसी के साथ ऐसा कॉन्टैक्ट नहीं कर सकते जिसके अंदर ये हो कि आप पहले से कर्जदार हो रखे हो, जैसे कि बी पर्सन था, आप उसके कर्जदार हो रखे हो, अब आपके पास उसको चुकाने के लिए कोई धनराशि है नहीं और आपकी सैलरीज वगैरह आपको मिल रही हैं, आपको पेंशन्स वगैरह आ रही हैं, तो आप क्या कर रहे, आपको ये कॉन्ट्रैक्ट कर लेते हो कि अब वो मुझे ना मिलकर क्या मिलेंगी, सारी सीधी की सीधी आपके अकाउंट्स में आएंगी, आप ही की होंगी वो। ऐसे कॉन्ट्रैक्ट्स यहाँ अलाउड नहीं है, बाकी आप ट्रांजैक्शंस कर सकते हो उन स्टाइपेंड्स और पेंशन्स के थ्रू, ठीक है। अब जो हमारी अगली एक्सेप्शन है ना, उसके अंदर 3 सब हेडिंग्स के अंदर 3 चीज़ें बता रखी हैं। पहली ये है कि पहली जो चीज़ है वो ये है कि इफ़ इट अपोज द नेचर ऑफ द इंटरेस्ट अफेक्टेड, तो वो ट्रांसफ़र नहीं होगी, यानी कि कोई ऐसे अपोज नेचर की है जिसको ट्रांसफ़र ही नहीं किया जा सकता, जैसे कि कोई एयर, लाइट, स्पेस, ठीक है, मून, ऐसी कुछ चीज़ें हैं जिनको ट्रांसफ़र नहीं किया जा सकता। तो क्योंकि ये किसी एक पर्सन से बिलोंग करती हुई प्रॉपर्टीज़ नहीं है, ये प्रॉपर्टीज़ फॉर होल कम्युनिटी है, इसलिए इनको क्या है, ट्रांसफ़र नहीं किया जा सकता, ठीक है। तो ऐसी चीज़ों का अगर कोई ट्रांसफ़र कर रहा है तो वो क्या हो जाएगा, जाहिर सी बात है वो वॉइड हो जाएगा, ठीक है। सेकंड चीज़ इसके अंदर बता रखी है कि इफ़ इट इज़ ट्रांसफ़र ऑफ अनलॉफुल ऑब्जेक्ट और कंसिडरेशन अकॉर्डिंग टू सेक्शन 23 इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872, यानी कि इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का सेक्शन 23 बता रहा है कि अगर आप किसी अनलॉफुल ऑब्जेक्ट का ट्रांसफ़र कर रहे हो या फिर आपकी कंसिडरेशन अनलॉफुल है, तो ऐसे कॉन्ट्रैक्ट्स क्या हैं, वैलिड नहीं होते हैं, ठीक है। तो इस केस के अंदर भी अगर आप कुछ ऐसी चीज़ों का ट्रांसफ़र कर रहे हो या फिर आपकी कंसिडरेशन वॉइड मतलब अनलॉफुल है, तो वो भी ट्रांसफरेबल नहीं हो सकती, वो नॉन ट्रांसफरेबल होगा, ठीक है। और जो थर्ड बात इसके अंदर बता रखी है वो ये, इफ़ अ पर्सन लीगली डिस्क्वालीफाइड टू बी ट्रांसफरी, अब लॉ के थ्रू किसी पर्सन को डिस्क्वालीफाइड किया गया है कि वो ट्रांसफ़र नहीं कर सकता या वो किसी चीज़ को का ट्रांसफ़र नहीं ऑब्टेन कर सकता, तो ऐसे पर्सन को अगर आप कर रहे हो तो वो भी क्या है, ट्रांसफ़र नहीं माना जाएगा, नॉन ट्रांसफरेबिलिटी के अंदर आएगा वो चीज़। अब हमारी आती है लास्ट एक्सेप्शन, जो कि है आई पॉइंट। इसके अंदर क्या बता रखा है, इसके अंदर इस पॉइंट को अगर हम हेडिंग देंगे तो वो हम देंगे अदर अनट्रांसफरेबल इंटरेस्ट की, ठीक है, जिसके अंदर बात की गई है कि टीनेट कांट ट्रांसफ़र राइट ऑफ ऑक्यूपेंसी, यानी कि टीनेंट को अगर कोई प्रॉपर्टी दी गई है, ठीक है, टेनेंसी के अकॉर्डिंग, तो वो पर्सन आगे उसको ट्रांसफ़र नहीं कर सकता। सेकेंड पॉइंट ये है कि फार्मर हु हैज़ मेड अ डिफ़ॉल्ट टू पे रेवेन्यू टू द गवर्नमेंट कांट ट्रांसफ़र हिज इंटरेस्ट इन दैट लैंड, यानी कि किसी फार्मर ने टैक्स वगैरह नहीं दिया है तो
अब वो चाहता है टैक्स से बचने के लिए कि वो अपनी प्रॉपर्टी को किसी और को आगे ट्रांसफ़र कर दे, तो उस ट्रांसफ़र को भी सेक्शन 6 बता रहा है कि वो वैलिड नहीं होगा, वो वर्ड होगा। और लास्ट पॉइंट हमारा दे रखा है कि अ लीजी अंडर द मैनेजमेंट ऑफ कोर्ट ऑफ वार्ड्स विल नॉट बी अलाउड टू ट्रांसफ़र हिज राइट। एक होता है लेसर और एक होता है लेसी। देखो, जो लेसर होता है वो प्रॉपर्टी लीज के ऊपर देता है, और जो लेसी होता है वो प्रॉपर्टी लीज के ऊपर लेता है लेसर से। ठीक है, तो जो लेसी है ना वो आगे सब लीज नहीं कर सकता अपनी जो प्रॉपर्टी को, जो उसको कोर्ट ऑफ वार्ड्स के थ्रू असाइन की गई है। ठीक है, तो ये थे हमारी एक्सेप्शंस ए से लेकर आई तक, जो कि हमने एक एक करके अच्छे से डिस्कस की है। अगर फिर भी आपको कोई डाउट आता है तो आप कमेंट सेक्शन के अंदर बिल्कुल फ्री हो उस डाउट को पूछने के लिए। और अभी के लिए सिर्फ इतना ही। हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट सेक्शन के साथ। तब तक के लिए प्लीज़ लाइक, शेयर, कमेंट below the video, and let's subscribe my YouTube चैनल शिक्षा चैम्बर। हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। तब तक के लिए बाय बाय गाइस, टेक केयर, हैव अ गुड डे।